वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है फिर से आपका। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का 16th चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। देखो, इस चैप्टर में से जो शुरू का एक पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का था। इन्फ्लेशन पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपके इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक्स बचते हैं, वो है गरीबी या पॉवर्टी और बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स की, इन एस्पेक्ट्स की बात हम करेंगे। बड़ा क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है ना, इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है गरीबी। लिखने को आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए वही लिखना है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। यानी कि अगर हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आपकी लिखने की जो लैंग्वेज होती है, जो आपके शब्द होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि कॉपी चेक करने वाले को भी लगे कि हाँ, बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ये नहीं है कि आप अगर गरीबी के लिए लिख रहे हो तो आप वैसे ही लिख दो कि जैसे कोई लेख लिख रहे हो। वो काम कभी भी मार्क्स गेन करने वाले नहीं होते। ठीक है, आपको 1-2 मार्क्स उसमें मिल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको प्रॉपर मार्क्स तब मिलेंगे जब आप उन्हीं शब्दों का यूज करके उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गरीबी की परिभाषा क्या दी हुई है। वो स्थिति जिसमें व्यक्ति जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असफल हो जाता है। यानी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ये चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकता, अपने परिवार को ये चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकता, उपलब्ध नहीं करवा सकता, तो वो गरीबी की श्रेणी में रखा जाएगा, गरीब उसको माना जाएगा। It is a situation in which the person fails to meet the minimum requirements of life fulfillment. तो ये एक प्रॉपर परिभाषा होती है गरीबी की। ठीक है ना, आप पूछ लिया जाए कि गरीबी किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो ये परिभाषा आपको अच्छे से लिखनी है। अब दो प्रकार की गरीबी का आपके इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है। पहली है निरपेक्ष गरीबी और दूसरी है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष यानी रिलेटिव पॉवर्टी। तो एक मानक जिसमें तय कर लिया जाता है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड या स्केल, एक तय कर लिया जाता है, एक आंकड़ा, एक डेटा, और उसे प्राप्त न कर पाने वाला व्यक्ति ही गरीब माना जाता है। मतलब एक जनसंख्या के हिसाब से, उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से, या फिर जो कीमतें हैं वस्तुओं की, उनके हिसाब से एक स्टैंडर्ड तय कर लिया जाता है कि अगर महीने के या साल के या हफ्ते के इतने रुपए अगर कोई व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है, या ये चीजें अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, तो वो गरीब है। और इस प्रकार का जो तरीका है उसको निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में मापन का यही एक सही तरीका है। भारत में भी इसी तरीके से गरीबी का मापन किया जाता है। A standard scale to determine the people who can't achieve the daily needs and it is used in the country like India. इसको भारत जैसे विकासशील देशों, डेवलपिंग कंट्रीज में यूज किया जाता है। फिर है सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। देखो, निरपेक्ष तो यानी हमने देख लिया कि ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं। सापेक्ष का मतलब होता है दो को साथ में रखो और कंपेयर करके देखो, उसको तुलना करके देखो, तो हमें पता चलेगा कि इसकी सापेक्ष ये गरीब है, इसकी सापेक्ष ये गरीब नहीं है ना। उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष गरीबी। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय एवं उपभोग व्यय का तुलनात्मक प्रतिशत द्वारा मापन जब किया जाता है, जब उसको इस तरह से नापा जाता है, तो उसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। विकसित देशों में गरीबी मापन के लिए यही तरीका उपयोगी होता है। When distribution of income and consumption expenditure are comparatively to measure poverty. Okay, this is used in developing countries, in developed countries like America and Britain. तो ऐसी कंट्रीज में वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ कंपेयर किया जाता है, तुलना करके देखी जाती है कि किसके पास उपभोग व्यय कितना है। उपभोग व्यय क्या होता है, जब आप कोई चीज खरीदने के लिए खर्चा करते हो तो उसको उपभोग व्यय कहा जाता है, तो इसको नापा जाता है। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है जब किसी एक स्टैंडर्ड कर दिया निर्धारित, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो नहीं है वो सापेक्ष गरीब माना जाएगा, निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। लेकिन जब तुलना करके इसके मापन किया जाता है तो इसको सापेक्ष गरीबी कहा जाता है।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में जो गरीबी का मापन किया जाता है कि भाई कितने गरीब हैं, कैसे गरीब हैं, क्यों उनको गरीब माना गया है, ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो स्वतंत्रता से पहले हो गई थी वो हुई थी 1868 1868 में, और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये कार्य करने की कोशिश की थी। स्वतंत्रता के बाद 1962 में योजना आयोग बनाया गया, और योजना आयोग ने कुछ ऐसे मेजरमेंट्स निकाले, कुछ ऐसे मानक तय किए कि जिनके आधार पर गरीबी का मापन किया जा सके। 1971 में एक समिति बनाई गई, वीएम दांडेकर और नीलकंठ रथ के अंडर एक समिति बनाई गई, और उस समिति ने ये कार्य किया कि किस प्रकार से गरीबी को मापन किया जाए, उसके मानक तय किए जाएं। 1979 में वाई के अलग के अंडर एक कमेटी बनाई गई, जिसको वाई के अलग कमेटी ही कहा गया। इस कमेटी ने ये कहा कि गरीबी को हम खाद्यान्न कंजम्पशन, उपभोग के आधार पर नाप सकते हैं। एक व्यक्ति को जीने के लिए कुछ निश्चित रूप से कुछ कैलोरीज चाहिए होती है या ऊर्जा चाहिए होती है, सबसे जरूरी चीज यही है। तो जो अलग कमेटी थी उसने अपना जो निर्णय दिया, उसने अपना जो रिपोर्ट रखी, उसमें स्पष्ट किया कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अर्जित कर सकता है, मतलब इतना कमा सकता है कि वो 2100 कैलोरी अपने हिसाब से अर्जित कर सके, या गांव में कोई व्यक्ति इतना कमाता है कि 2400 कैलोरी अर्जित कर सके, या इतना उसे खाना मिल रहा है, तो वो गरीब नहीं है। यानी कि इससे नीचे अगर वो इतना भी नहीं प्राप्त कर रहा तो वो गरीब है। तो इसको, ये जो प्रक्रिया थी इस तरह से गरीबी के मापन की, ये थोड़ी अधूरी मानी गई, क्योंकि सिर्फ खाना ही व्यक्ति के जीवन में सब कुछ नहीं होता। तो बाद में टी.डी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 2004-05 में, और उन्होंने उपभोग व्यय को पहली बार आधार माना। देखिए, उपभोग व्यय क्या होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ खाने पर, उसके अलावा भी हम जीवन में कुछ जो है चीजों के लिए काम करते हैं कि भाई कुछ जरूरी बेसिक चीजें हमें चाहिए होती है, जिसमें कपड़ा भी है, जिसमें मकान भी है, जिसमें शिक्षा भी है, या और भी बहुत सी बेसिक चीजें हैं। उन बेसिक चीजों को आधार मानकर गरीबी का मापन पहली बार किया गया 2004-05 में टी.डी. लकड़ावाला कमेटी की अध्यक्षता में। फिर सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन कमेटी बनाई गई 2011-12 में, और उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर शहर में 1407 रुपए कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के हिसाब से कमा रहा है, या गांव में 972 रुपए एक व्यक्ति के हिसाब से कोई कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इतने रुपए कमा रहा है कि वो अपने परिवार की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके, तो वो गरीब नहीं है। इस लिहाज से, अगर इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो भी भारत में 29.5% लोग गरीब हैं। यानी कि लगभग हमारी 1/4 जनसंख्या जो है गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। वैश्विक स्तर पर देखें तो यूएनडीपी, जो हमने बात की थी पहले भी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसके द्वारा ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल सूचकांक जारी किया गया, और उनके द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया गया, जो कि 2010 में बनाया गया था। क्या होता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक? ये सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कोई गरीबी है जो सिर्फ खाने की वजह से है, या पहनने के कपड़े नहीं है तो वो गरीब है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हर तरीके से देखा जाता है कि समाज में किस तरह रह रहा है, सांस्कृतिक परिवेश कैसा है, उसके जो उसको प्राप्त हो रहा है आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी, इन सब के आधार पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया गया। द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया स्टार्टेड ऑन 1868 बाय दादा भाई नौरोजी फॉर द फर्स्ट टाइम. Then in 1962 planning commission was organized, and it made a quite problematic solution for the measuring of poverty in India. 1971 V.M. Dandekar and Neelkanth Rath committee was organized, and in 1979 Y.K. Alag committee has decided that if a person in cities getting 2100 calories per day and a person in villages getting 2400 calories per day, it means he or she is not under the lines of poverty. Then T.D. Lakadwala committee had given a formula in 2004 and 5 just to measurement of the basis of consumption expenditure. For the first time, expenditure was counted to measure poverty.
Suresh Tendulkar and C. Rangarajan committee in 2011-12 had told that if in a city some person is earning 1,407 rupees, or in villages a person is earning 972 rupees, it means he or she is not under the poverty line. According to this measurement, 29.5% in population in India is under poverty line. According to UNDP, United Nations Development Programme, Oxford Poorness and Human Development Initiative was started and a multi-dimensional poverty index was given to measure poverty. तो ये है गरीबी रेखा का मापन कैसे किया गया। ये पूरी तरह से जो है डेटा पर आधारित क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से डेटा याद रखने हैं कि किसने पहले प्रयास किया था और उस प्रयास में क्या रिपोर्ट दी गई। गरीबी के मापन के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर का आ भी सकता है वो है कि रिकॉल अवधि क्या होती है। देखिए रिकॉल अवधि हम समझ सकते हैं कि रिकॉल यानी फिर से याद करना, या जब हम कोई आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उनको कितनी अवधि के लिए इकट्ठे करते हैं और उस अवधि के बीत जाने के बाद फिर वापस आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो ऐसी अवधि रिकॉल अवधि कहलाती है। वैसे रिकॉल अवधि जो है वो 2 प्रकार की होती है, समान रिकॉल अवधि और मिश्रित रिकॉल अवधि, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड एंड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। समान रिकॉल पीरियड का मतलब होता है 30 दिन के उपभोग व्यय के समंक यानी आंकड़े, डेटा या फैक्ट, जिसमें 30 दिन के समंक आंकड़े, डेटा या फैक्ट्स एकत्रित किए जाते हैं, तो वो जो है समान रिकॉल अवधि कहलाती है। देखिए मोस्टली जो है हम किसी भी प्रकार के आंकड़े जब इकट्ठे करते हैं तो एक निश्चित टाइम पीरियड ले लेते हैं कि 24 घंटे बाद। छोटा सा एग्जांपल है कि अगर किसी को बुखार आ जाता है तो डॉक्टर कहता है ना कि हर 2 घंटे बाद इसका टेम्परेचर चेक करना है और नोट डाउन करना है। तो यानी आप क्या करेंगे, फिर 2-2 घंटे बाद उसको लिखते जाएंगे, 2 बजे चेक किया, फिर 4 बजे चेक किया, फिर 6 बजे चेक किया, तो ये कहलाती है रिकॉल अवधि। तो जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसके लिए कुछ एक पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है। वो अगर 30 दिन का है, ठीक है ना, और सिर्फ 30 दिन बाद ही वापस करना है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। इंटीग्रेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। देन मिक्स्ड रिकॉल पीरियड या मिश्रित रिकॉल अवधि, जब 2 अलग अलग संदर्भ अवधियों के समंक एकत्रित किए जाते हैं। संदर्भ अवधियां क्या होती है, जब ऐसे ही हम एकत्रित कर लें कि चलो 1 महीने के एकत्रित कर लिए, लेकिन एक डाटा या एक एवरेज या एक औसत उसके अंदर भी हम आंकड़े निकालें, तो फिर वो औसत कहाँ से निकालेंगे। हम ये सोचेंगे फिर कि 1 साल के निकाल लेते हैं, चलिए 12 महीने के औसत निकाल के और फिर उसको 1 साल का कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 टाइम पीरियड लिए हैं, पहला 1 महीने का, दूसरा 1 साल का। 1 साल में जो है 12 महीने आ गए, तो इस प्रकार की रिकॉल अवधि को मिक्स्ड रिकॉल पीरियड कहा जाता है। ये 30 दिन और 365 दिन 2 होती है, यानी एक महीने की होती है और दूसरी पूरे 1 साल की होती है, जिसमें 12 महीने कंसिस्ट हो जाते हैं। 2 डिफरेंट रेफरेंस पीरियड्स are used jointly to collect the consumption charges on food grains and non food items। इसको कहते हैं mixed recall period। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा बच्चों को समझ में थोड़ा सा लेट आता है। आप अगर अच्छे से उदाहरण के साथ समझोगे, जो मैंने आपको टेम्परेचर वाला बताया, तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं गरीबी के कारणों के बारे में। गरीब क्यों किसी समाज में या किसी देश में गरीबी होती है, उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण सामाजिक हो सकता है। सामाजिक कारण में क्या, हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे समाज में, हमारे देश में कुरीतियां इतनी हैं। अब अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसके बच्चों को मृत्यु भोज करना होता है, शादी हो तो दहेज देना होता है, दिखावे के लिए ऐसा जो है उत्सव करना होता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये मिला के गरीब आदमी को और गरीब बना देती है। तो ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि जो कुरीतियां हैं। दूसरा, हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा बना हुआ है। सामाजिक ढांचा जो बना हुआ है उसमें कई बार व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता, और इस ढांचे की वजह से जो गरीब व्यक्ति है वो वहीं पर सिमट कर रह जाता है। इसी को रैग्नार नॉक्से नामक एक विद्वान ने गरीबी का दुष्चक्र कहा था। उनके अनुसार जो गरीब है वो समाज की संरचना के कारण और गरीब होता चला जाता है। So about the social reasons of poverty, first ill traditions are responsible for this poverty, and then our social structure is letting the poor is to be a poor।
Then Ragnar Nokse has given the hypothesis of vicious circle of poverty. He said that a poor person will be always be a poor person just because he is poor. Okay, this is called the hypothesis of vicious cycle of poverty. फिर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं? एक तो सबसे पहला, हमारे देश में कृषि पर निर्भरता बहुत ज्यादा है और कृषि जो है वो मानसून पे निर्भर है। ऐसे में अगर बरसात नहीं हुई या ज्यादा हो गई तो दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, कृषि पर सीधा असर पड़ता है और कृषि का सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन पर पड़ता है। कमजोर उद्योग धंधे, जो हमारे घरेलू उद्योग धंधे हैं वो उतनी वृद्धि नहीं कर पाए जितने कि विश्व में बाकी जगह पर कर रहे हैं, तो ये भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। इकोनॉमिक रीजंस कैन बी फर्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इन अ कंट्री इज टू मच दैट इफ द मॉनसून इज नॉट प्रॉपरली फॉर दैट टाइम, the agriculture will be affected for the first place, and agriculture will always affect the economy. Then weak domestic industries are also responsible for the growth of poverty in India. राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं? एक तो इच्छा शक्ति का अभाव है। इच्छा शक्ति किसे कहेंगे? आप कुछ करना चाह ही नहीं रहे हैं तो वो कार्य कैसे होगा, है ना? तो अगर सरकारें ये चाहेंगी नहीं कि ये काम किया जाए, गरीबों को जो है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, तो कैसे हो पाएगा? और दूसरा, प्रशासन में भी कमियां हैं। कई बार योजनाएं खूब बनाई जाती है लेकिन जिन तक वो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती, ये भी गरीबी का बड़ा कारण है। तो फर्स्ट पॉलिटिकल रीजन इज द लैक ऑफ विल पावर इन पॉलिटिशियंस जस्ट टू रिमूव द पॉवर्टी और दैट सिचुएशन इन अ सोसाइटी, एंड सेकेंड इज डिफेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द बिगेस्ट रीजन यू कैन से। अन्य कारणों में या अदर रीजंस में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा ना होने की वजह से व्यक्ति समझ नहीं पाता कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। और दूसरा, मूल्य वृद्धि जो होती है, लगातार हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और ये महंगाई भी व्यक्तियों को उस उपभोग व्यय को करने से रोकती है जो उनके जीवन के स्तर के लिए जरूरी है। Other reasons can be first, the lack of education is the biggest or you can say immense factor behind poverty, and then inflation. Inflation is another responsible factor for growing poverty. अब इस पॉवर्टी वाला जो सेक्शन है, जो गरीबी वाला जो सेक्शन है, इसका लास्ट सेगमेंट गरीबी निवारण के उपाय। जब हमें पता है कि ये समस्या है तो इसको हटाया कैसे जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए। सबसे पहला काम किया जा सकता है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार किया जाए। शिक्षा जितनी ज्यादा इंसान को मिलेगी और जितना ज्यादा वो स्वस्थ होगा उतना ही वो आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार रहेगा, और जितना वो एम्प्लॉयमेंट्स उसको प्रोवाइड किए जाएंगे उतने ही वो गरीबी से हटते चले जाएंगे। So expansion of education and health facilities can be the first measure to abolish poverty. रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए, ज्यादा से ज्यादा जितने एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे उतने से उतने ही ज्यादा उनकी अर्निंग होगी, कमाई होगी, और जब कमाई होने लगेगी तो इंसान गरीब वैसे ही नहीं रहेगा। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, ये एक बड़ा मेजर हो सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब लोग ज्यादा होते हैं तो उनको रोजगार देना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मेजर है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल। सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण लगाया जाए, ऐसी प्रथाएं जो कि गरीब व्यक्ति के लिए और ज्यादा समस्याएं पैदा कर रही है, मृत्यु भोज है, दहेज है, इन सब पर नियंत्रण किया जाए। नीड टू कंट्रोल सोशल लेवल्स। फिर एक सबसे बड़ा मेजर ये हो सकता है कि वास्तव में जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जब उस तक वो लाभ पहुंचेगा तो वो अपने आप अपने उस समस्या से बाहर आएगा। तो जो लक्षित व्यक्ति है उस तक सरकार के लाभों को पहुंचाना एक बड़ा मेजर हो सकता है इसका। रीच द बेनिफिट्स टू द टारगेटेड पर्सन, तो जिनको टारगेट किया गया है कि आपको गरीबी रेखा के नीचे हो और आपको ये फैसिलिटी सरकार द्वारा दी जानी है, वो जब उनके द्वारा पहुंचाई जाएगी तो वो गरीबी रेखा से उसको ऊपर लाने में सहायक सिद्ध होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि सरकारी उपाय, हमारे देश में गरीबी निवारण के लिए सरकारी उपाय क्या क्या किए गए हैं। पहला उपाय ये किया गया है कि बीपीएल परिवारों को सस्ता राशन और अन्य सुविधाएं दी गई है। बीपीएल परिवार क्या होता है?
हमने पढ़ा था कि एक मानक बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड, एक स्केल बना दिया गया है कि इससे, इस स्केल से, इस मानक से नीचे रहने वाले लोग गरीब हैं। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको, उन ऐसे परिवारों को सस्ता राशन और बाकी सुविधाएं दी जाती है। फूड एंड अदर फैसिलिटीज टू बीपीएल फैमिली ऑन लीस्ट कॉस्ट, एकदम जितनी कम से कम कीमत पर दी जा सके उतनी कम कीमत पर। फिर मनरेगा नाम की योजना चलाई जाती है जिसको एमजी नरेगा भी कहा जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत होता यह है कि जो बेरोजगार हैं उनका एक कार्ड बनाया जाता है और फिर उनको साल में 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। जब रोजगार मिलेगा तो कमाई भी होगी और कमाई होने से इंसान अपनी जरूरतों को पूरी कर पाएगा। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने खूब चर्चा की थी। इसमें व्यक्ति को कौशल डेवलप करने की जो है ट्रेनिंग दी जाती है, अपना स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे व्यक्ति या तो स्वरोजगार करने लायक हो जाता है या उसको कोई रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मेजर हो सकता है हमारे देश में कि भाई सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गरीबी को दूर करने के। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट। किसे कहते हैं बेरोजगारी? मैंने आपको बोला ना कि आप किसी भी शब्द को सिर्फ अपनी बुद्धि से लिख देते हो, अच्छी बात है, चलो आप लिख सकते हो, लेकिन जब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो थोड़े बहुत ऐसे शब्दों का यूज करना चाहिए जो सब्जेक्ट को मैच करे। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में लिख रहे हो तो थोड़े ऐसे शब्द लिखो कि वो अर्थशास्त्र के हिसाब से ही लगे। अगर बेरोजगारी की परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या लिख सकते हैं? प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को यदि योग्यता अनुसार कार्य न मिले तो वो बेरोजगार कहलाता है। ठीक है। इफ ए पर्सन इज क्वालिफाइड एंड विलिंग टू वर्क बट फेल्स टू गेट जॉब देन ही विल बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है। अब बेरोजगारी का आकलन कौन करता है, कौन नापता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं या कितने लोगों को रोजगार मिलना है? ये किया जाता है भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान द्वारा, जिसको आप कह सकते हो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी, एनएसएसओ भी कहा जाता है इसको, इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको एनएसएसओ भी कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। और इस संस्थान ने जो एक सर्वे किया था 2011-12 में, उसके अकॉर्डिंग भारत में 2.3% जनसंख्या जो है वो बेरोजगार है या अनएम्प्लॉयड है। अब बेरोजगारी होती कितनी तरह की है? 6 प्रकार की आपकी बुक में दी हुई है। सबसे पहली है मौसमी बेरोजगारी। अब हमने पहले भी ये कई बार बात डिस्कस कर चुके हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में, और वो कृषि प्रधान होने के साथ साथ मानसून पर आधारित है। अब जहाँ सिंचाई सुविधाएं हैं वहां तो पूरे साल फसलें ले ली जाती है, लेकिन जहाँ सिंचाई सुविधा नहीं है और जो मानसून आधारित कृषि है वहां एक फसल ही ली जाती है। ऐसे में लगभग साल में 6 से 7 महीने व्यक्ति बेरोजगार रहता है क्योंकि उसके पास करने को कोई काम नहीं होता। तो ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है, इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फिर है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। संरचनात्मक क्या होता है? कई बार अर्थव्यवस्था में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाजवादी से अगर पूंजीवादी बना दिया जाए तो ऐसे में कई व्यक्ति होते हैं जो उस अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तकनीकी बेरोजगारी या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीक आ जाने की वजह से हम देखते हैं कि मशीनें आ गई है। अब कई बार एक काम को 10 व्यक्ति मिलके कर रहे हैं, लेकिन जब मशीन ले आए तो क्या होता है? मशीन लाने के बाद वो मशीन उन 10 व्यक्तियों का काम एक ही कर रही है। अब ऐसे में उन 10 व्यक्तियों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति के पास काम है जो उस मशीन को चला पा रहा है, तो बाकी के जो 10 व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हुए हैं, ऐसी बेरोजगारी को तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर है घर्षणात्मक या फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक मतलब नाम से ही पता चल रहा है जहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कई बार फैक्ट्रीज में और हड़ताल हो जाती है, काम रुक जाता है, तालाबंदी हो जाती है। ऐसे समय में उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास काम नहीं रहता, तो ऐसी बेरोजगारी को फ्रस्ट्रेशनल या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है।
साइकिलिकल या चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी देखिए, जब अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था कभी ऊपर जाती है, कभी बढ़ोतरी की तरफ होती है, तो कभी उसमें जो है कमी भी आती है। तो ऐसी जो इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति या अवस्फीति की जो स्थितियां उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, ऐसी स्थितियों में, ऐसी चक्रीय स्थितियों में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार अलग से भी पूछी जाती है वो होती है छिपी हुई प्रच्छन्न या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति के पास खेत है, 10 बीघा का खेत है और उसके 5 बेटे हैं। अब यदि वो व्यक्ति और उसके 5 बेटे यानी टोटल 6 जने हुए, वो उनमें से 3 जने उस खेत में काम करते हैं और उस साल 50 क्विंटल फसल होती है। समझ गए आप? अगर उनमें से 3 जने, उन 6 में से 5 बेटे और एक व्यक्ति खुद, अगर उन 6 में से 3 जने भी उस खेत में काम करते हैं और 50 क्विंटल फसल होती है, ठीक है, और अगली साल वो 6 के 6 उस खेत में काम करते हैं, इन 3 के बजाय वो 6 के 6 काम करते हैं और फिर भी 50 क्विंटल फसल हुई, तो बाकी के जो 3 बचे उनके काम करने का क्या फायदा? तो छिपी हुई प्रच्छन्न या हिडन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऐसी स्थिति को कहा जाता है कि जब व्यक्ति दिख तो रहा है काम करते हुए, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ऐसी बेरोजगारी को छिपी हुई प्रच्छन्न या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब जानते हैं कि बेरोजगारी क्यों है हमारे देश में, ये समस्या क्यों इतनी बढ़ रही है। सबसे पहला इसका कारण है रोजगार परक शिक्षा का अभाव। शिक्षा दी जाती है बच्चों को, आगे से आगे क्लासेस पास करवाई जाती है, लेकिन ये नहीं समझाया जाता कि किस प्रकार से आप जॉबलेस होने से बच सकते हो, किस प्रकार से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो। तो द फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन। दूसरा रीजन है बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जब लोग बढ़ रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार भी उसी अनुपात में उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, लेकिन सरकार के पास साधन तो सीमित है, तो उन सीमित साधनों में असीमित जनसंख्या को रोजगार कैसे उपलब्ध करवाया जाए? सो ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अनदर बिग प्रॉब्लम। फिर है अत्यधिक तकनीकी। जब टेक्निक्स बहुत ज्यादा आने लग जाती है, जो हमने देखा कि तकनीकी बेरोजगारी इसी वजह से होती है, तो तकनीकी बहुत ज्यादा आने लग जाती है तो क्या होता है, तो लोग वो हाथ से काम कर नहीं पाते, वो काम मशीनों से होने लग जाता है और वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। एक्सेसिव टेक्निक्स आर द मेन रीजन टू ग्रो फॉर ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि का पिछड़ापन। भारत में कृषि जो है वो बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में है। जहां हम दूसरे देशों से अगर तुलना करें तो वहां जोतों का आकार बड़ा होता है, वहां सरकार द्वारा सब्सिडाइज किया जाता है कृषि को, वहां बहुत ज्यादा ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है जिसमें बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए भी रोजगार कृषि ज्यादा प्रोवाइड करवा नहीं पाती। सो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस इज अनदर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकारें भी उदासीन होकर बैठ जाती है कि भाई हम रोजगार हटाने के लिए कोई कार्यक्रम चलाए, कोई काम करे, ये सरकारों में भी ऐसी इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विलिंगनेस इज अनदर रीजन। और आखिरी में हम कह सकते हैं कि नियोजन जो किया जा रहा है, जो प्लानिंग की जा रही है, वो भी इतनी व्यवस्थित है नहीं। सिस्टमेटिक प्लानिंग जो है उसका भी पूरी तरह से अभाव है। ये भी एक बड़ा कारण है। प्लानिंग करती है सरकार, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली अप्लाई नहीं किया जाता, उसको व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया जाता, तो भी बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि नियोजन के लिए, इसके निवारण के लिए उपाय क्या किए जाए, कैसे बेरोजगारी को हटाया जाए? तो उसके लिए कुछ उपाय हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में समन्वय बना जाए, कोऑर्डिनेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, वो जरूरी है। सरकार जो कार्यक्रम चला रही है वो कार्यक्रम ऐसे लोगों तक पहुंचे जिनको जरूरत है, जिनको इस समय रोजगार चाहिए, उन तक प्रॉपरली वो कार्यक्रम पहुंच जाए, वो जरूरी काम है। फिर शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार परक बने, मतलब रोजगार ऐसी शिक्षा दी जाए जो आगे जाकर उसको रोजगार दिलाने में मदद करे। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए बच्चों को। स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाए, ये एक बड़ा कदम हो सकता है। सिर्फ अगर सभी सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे तो सरकार भी तो एक लिमिट तक ही नौकरी प्रोवाइड करवा सकती है। तो ऐसे में जरूरी ये है कि बच्चों को शुरू से ही सेल्फ एम्प्लॉयड होने की शिक्षा दी जाए और उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करवा सके। टू एक्सिलरेट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इट कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट मेजर, ताकि उद्योग भी जो है आगे जाकर ज्यादा रोजगार सृजित करें और ज्यादा रोजगार उनको दें।
तो ये था आपका 16वां चैप्टर जो भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में था। इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक रखे गए हैं, गरीबी और बेरोजगारी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि दोनों टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन आए, बड़ा या छोटा किसी भी तरह का, तो आप अच्छे से उसको लिख के ढंग से सॉल्व कर सके। ऐसे लिखें कि आपका नंबर कहीं से भी काटने के लिए एग्जामिनर फोर्स ना हो। अच्छे से लिखें, ढंग से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लेकर आइए। थैंक यू।